नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। सरकार किसकी होगी, सरकारों की स्थिति और तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। बीजेपी और छत्तीसगढ़ दोनों में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कांग्रेस हारी कैसे, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर करीब करीब उतना ही है जितना उन्होंने 2018 में पाया था, हासिल किया था। उसमें कोई बहुत ज्यादा गहरा डिप नहीं आया है, कोई बहुत ज्यादा उसमें गिरावट नहीं आई है। लेकिन बावजूद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई? इसके कारण जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, पूर्णेंदु, हम दोनों बात करेंगे। और साथ ही साथ मेरे दो सहयोगी अमृतांशी जोशी भोपाल से और जुल्फिकार अली रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम जरा अपने संवाददाताओं के पास भी चलेंगे और अमृतांशी से और जुल्फिकार से जानने की कोशिश करेंगे कि जब वोट शेयर करीब करीब उतना ही है तो फिर आखिर हार मिली क्यों। सबसे पहले जरा हम आंकड़ों की बानगी देखते हैं कि आखिर चीजें बदली कैसे। पूर्णेंदु, आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि जब कांग्रेस के वोट शेयर उतने ही हैं तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी कांग्रेस को हार मिली? और उसमें भी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस हारी नहीं है, बीजेपी जीत गई। बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल आपने उन चीज़ों को बड़े ही अच्छे शब्दों में रखा है कि कांग्रेस हारी नहीं, बीजेपी जीत गई है। हम बात करेंगे, शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ से करेंगे। छत्तीसगढ़ एक अनोखा केस है। कोई भी एग्जिट पोल में आप नहीं पाएंगे कि किसी ने ये बताया हो कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत होने वाली है। कुछ एग्जिट पोल थे जो क्लोज फाइट की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन सब में लीडिंग पार्टी कांग्रेस ही थी। लेकिन जब परिणाम आए तो वो चौंकाने वाले थे। सीटों में लगभग 20 का अंतर था, बीजेपी की 55 सीटें, कांग्रेस की 34-35 के आसपास सीटें। अब हुआ क्यों? कांग्रेस के नेताओं को भी इस बात का यकीन नहीं था कि ये होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की जो वोट शेयर है उसमें कोई कमी नहीं आई है। कांग्रेस का वोट शेयर लगभग, अगर राउंड फिगर में बात करें तो 43% है, जितना कि पिछली बार उनको मिला था। अब ये 43% वोट जो शेयर है वो कितना है? 2003, 2008 और 2013 लगातार 3 बार बीजेपी ने वहां बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन तब भी बीजेपी का वोट परसेंट इतना नहीं आया था। तो क्या है कि कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा वोट पा करके भी, मतलब जब 3 बार बीजेपी ने वहां सरकार बनाई तो उससे ज्यादा वोट, मतलब 43% वोट पाकर के भी कांग्रेस को इतनी सीटों के मामले में इतनी बुरी हार मिलेगी, कांग्रेस को इसका यकीन नहीं था। अब ये हुआ कैसे, ये चमत्कार कैसे हुआ, इसे भी समझने की जरूरत है। ये चमत्कार ऐसे हुआ कि अन्य दलों की जो भूमिका थी वो इन चुनाव में बिल्कुल सीमित हो गई। ये बहुत ही बाइपोलर इलेक्शन हो गया। अन्य जो छोटे दल थे, जो पिछली बार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार उनका प्रदर्शन बिल्कुल बहुत ही खराब था। अब उदाहरण की बात करें कि 2008 का अगर चुनाव लें हम छत्तीसगढ़ का, तो कांग्रेस को 39% वोट मिले थे और बीजेपी को 40। ये एग्जैक्ट वोट शेयर नहीं है, ये चूंकि हमने राउंड फिगर किया है तो 0.5 से अबव वाले वो 1 हो जाते हैं पूरे। तो 39 कांग्रेस और 40 बीजेपी की सरकार बनी। तब अन्य पार्टियों को 21% वोट मिला। 2013 में कांग्रेस को 40% और बीजेपी को 41%। क्लोज फाइट थी, लेकिन तब भी अन्य पार्टियों को 19% का वोट मिला। बीजेपी ने सरकार बनाई। 13 का आंकड़ा हमने बता दिया। 18 में कांग्रेस को 43% और बीजेपी को 33, 10% का अंतर था। और अन्य पार्टियों को वोट फीसदी बढ़ा, उन्होंने बीजेपी के उसमें भी डेंट लगाया और 24% वोट मिले। लेकिन इस बार खेल पलट गया। इस बार अन्य पार्टियों को महज 10% का वोट मिला। अगर हम इसको अंदर झांक कर देखने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या, बीजेपी ने किन पार्टियों के वोट में सबसे ज्यादा डेंट लगाया, जाहिर सी बात है, हमने बताया कि कांग्रेस को तो उतने ही वोट मिले जितने पिछली बार मिले थे। तो ये हुआ है, सबसे ज्यादा जो नुकसान उन्होंने किया है वो छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय पार्टी जिसने पिछली बार एक अच्छा प्रदर्शन किया था, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, उसको इस बार महज 1.2%, पहले वोटों की बात कर रहे हैं, 1.2% वोट मिले हैं। मतलब पिछली बार से 6.4% कम। ये वोट ट्रांसफर कहां हुए? बीजेपी की तरफ हुए हैं। निर्दलीय के वोट भी बहुत कम हुए। इस बार निर्दलीय जो प्रत्याशी होते हैं उनको कुल मिलाकर 2.7% वोट मिले हैं। पिछली बार से ये 3% कम हुआ है। बसपा के वोट परसेंट में भी डेंट लगा है। बसपा को इस बार मिले हैं 2.1% वोट, पिछली बार से लगभग 2% कम मिला है। तो और सीटों की आप बात कर रहे थे आसिफ, तो जोगी कांग्रेस जो थी वो पिछली बार उसने 5 सीटें जीती थी छत्तीसगढ़ में। तब जोगी साहब जो हमारे, मतलब छत्तीसगढ़ के जो सीएम हुआ करते थे, वो उन्होंने नई पार्टी बनाई थी। उनका फिर देहांत बाद में, वो उनके बेटे उस तरह से पार्टी को नहीं संभाल पाए। 5 से अब वो घट करके इस बार खाता भी नहीं खुला। और बसपा ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी, उनका भी खाता नहीं खुला। तो ये आंकड़े बताते हैं कि ये वोट शिफ्ट किधर हुआ।
कांग्रेस को चाहिए था कि अगर इन वोट ये पार्टियां कमजोर हो रही थी तो उनको भी इनके वोट पे नजर रखनी थी। शायद उनको लगा कि 43% वोट हमें काफी होंगे, अगर हम उतना ही कंसोलिडेट कर लिए तो हमारे लिए जीतना आसान होगा। लेकिन बीजेपी ने कहीं अंदर खाने से कुछ खेल कर दिया और वो सारे वोट अपने पाले में ले लिए। ठीक, मैं जरा पूछता हूं कि ये वोट बजाय कांग्रेस को जाने के बीजेपी को क्यों गए, जबकि रूलिंग पार्टी में कांग्रेस थी। जुल्फिकार मेरे साथ हैं। जुल्फिकार, आपसे मेरा सवाल है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जब उस पार्टी का गठन हुआ तो बड़े धूमधाम से पार्टी बनाई गई। अजीत जोगी ने मरवाही में जाके वो उस पार्टी का नाम सामने लाया था और उस पार्टी का लोगो डिजाइन हुआ था, सब कुछ हुआ था, एक नाम पर्ची में निकाला गया था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि धीरे धीरे जब पार्टी कमजोर होती गई, ज्यादातर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता या तो कांग्रेस में आ गए या इक्का दुक्का बड़े नेता बीजेपी में चले गए, धर्मजीत सिंह जैसे। लेकिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को गया वोट, वो कांग्रेस अपने पास क्यों नहीं ला पाई, वो बीजेपी के पास क्यों चली गई? आसिफ, अगर इसके बीते चुनाव में अगर देखें तो जब 2003 में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, उसके बाद लगातार 3 बार सरकार बनी और ये कहा जा रहा था कि अजीत जोगी जो फैक्टर है वो छत्तीसगढ़ में काम करता है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो वोट परसेंट है वो बहुत ही कम रहता था, 1% के आसपास ही था। उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी को मिलती रही। फिर क्या हुआ कि जब 2018 के चुनाव हुए तो उससे ये समझा जा सकता है कि अजीत जोगी को पार्टी का भीतरघाती माना जाता रहा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, क्योंकि वो अपने हिसाब से कुछ कैंडिडेट को खड़ा करते थे और उनका छत्तीसगढ़ में एक प्रभाव था। 2018 में जब अजीत जोगी मैदान में आते हैं तो अजीत जोगी अपनी पार्टी बनाते हैं, वो बसपा से गठबंधन करते हैं, तो उस गठबंधन के बाद अगर देखें तो 7 सीटें ये गठबंधन जीतता है और जो वोट प्रतिशत था वो वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का ही कम होता नजर आता है पिछले 2018 के चुनाव में। उस स्थिति में कांग्रेस की जो स्थिति थी, कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 1 से, जहां तक मैं सही हूं तो 1 से 1.5% का ही पिछली बार बढ़ोतरी हुई और उसका फर्क ये हुआ कि 10% का अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आया। मतलब ये साफ है कि अजीत जोगी फैक्टर हुआ करता था और अजीत जोगी के जाने के बाद अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने उस पार्टी को ना तो संभाला और ना संभालने की उन्होंने ये कह सकते हैं कि कोशिश की। पूरी तरीके से वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स रहे और जो 5 सीटें जीत के आई थी धीरे धीरे करके सब लोग उनसे अलग होते चले गए। तो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अजीत जोगी फैक्टर हुआ करता था, लेकिन इस चुनाव में उनकी पार्टी को किसी भी तरीके, क्योंकि वो जनाधार वाले नेता थे, वो वोट को इधर से उधर करने की उनमें उस कम्युनिटी में कह लें प्रभाव था। अब जब सत्ता में कांग्रेस थी तो कांग्रेस से ही जाहिर सी बात है कि नाराजगी कांग्रेस से ही होनी थी कि कांग्रेस को ही अपने वादों को डिलीवर करना था। तो जो स्विचिंग वोट ऑफ परसेंटेज था वो फिर एक बार जो है स्विच होके, जो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, क्योंकि ये बात कन्विंस नहीं कर पाए। जब अजीत जोगी थे तो ये कन्विंस कर लिया गया था कि वो सत्ता की चाबी अजीत जोगी के पास होगी और छत्तीसगढ़िया वाद चलेगा और छत्तीसगढ़ी के हाथ में सत्ता की चाबी होगी। ये इस बार कन्विंसिंग नहीं रहा, तो वो पूरा वोट परसेंट है जो बसपा का भी रहा उसमें भी डेंट हुआ और ये पूरा वोट परसेंट जो है वो बीजेपी के साथ चला गया। ठीक है, मैं इस पर जुल्फिकार आता हूं आपके पास। मुझे सवाल अमृतांशी से पूछना है, फिर मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अमृतांशी, यही स्थिति मध्य प्रदेश की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो आंकड़े कौन भूल सकता है, 40.9 ये था बीजेपी का वोट परसेंट 18 में और 41% एग्जैक्ट ये था कांग्रेस का वोट परसेंट 2018 में। 0.1% के अंतर से 5 सीटों का अंतर आया था। कांग्रेस के पास 114 सीटें गई थी, 109 आई थी बीजेपी के पास, लेकिन कांग्रेस अपने वोट परसेंट के साथ वहीं खड़ी है, 48 के आसपास बीजेपी आ गई और अंतर आ गया 100 सीटों का। तो वो वोट परसेंट जो बीजेपी को बढ़ा, अदर्स का वो वोट कांग्रेस के पास नहीं आया बिल्कुल भी, वो सारा का सारा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें आसिफ, तो जितनी भी छोटी पार्टियां थी जो कि मध्य प्रदेश में जो है प्रयास कर रही थी, हालांकि वो जो है अपने प्रदेशों में भले ही बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित हुई हो, लेकिन मध्य प्रदेश में खासतौर से बसपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, खासतौर से बसपा ने कई जगहों की सीटों के वोट शेयर को काफी ज्यादा इफेक्ट किया है। हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि कुछ जगह के प्रत्याशी काफी ज्यादा जातिगत समीकरणों से जुड़े हुए थे, इसके अलावा लोगों से बहुत खास जुड़ाव रखते थे, उस कारण उनको उनके जो आसपास के लोग थे उन्होंने
काफी ज्यादा वोट भी दिया और इसी कारण उस जगह पर कांग्रेस के वोट कट गए। मध्य प्रदेश में अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा के उम्मीदवारों को जो है अच्छे खासे वोट मिले हैं, करीब 50,000 के ऊपर वोट्स मिले हैं और इसी कारण जो है उन्होंने कांग्रेस के वोट्स को इफेक्ट कर दिया। और कांग्रेस जो कि बिल्कुल जो पिछली सीटों पर कांग्रेस जीती थी और इन सीटों पर जो है वो कांग्रेस इस बार हार गई। देखिए आपको याद होगा कि बीजेपी का मुख्य नारा ही 51% वोट शेयर पिछले चुनाव से लेकर अब तक रहा है। बीजेपी लगातार ये चाहती थी कि जो 51% वोट शेयर है वो हासिल हो सके, लेकिन फिलहाल देखिए बीजेपी उसके करीब करीब पहुंच गई है। करीब अगर हम बात करें तो 49% वोट शेयर बीजेपी को इन चुनावों में मिल गया। पिछली बार से 9% बढ़ाना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क रहा है। इसके लिए देखिए हम कहीं ना कहीं सीएम शिवराज की मेहनत को तो मानते ही हैं, लाडली बहना योजना को भी पूरा श्रेय इस चुनाव में अच्छी जीत के लिए जाता है, लेकिन जो संगठन का मैनेजमेंट बीजेपी ने पिछले 3 महीने में किया है, आप आज से 3 महीने पहले मुझसे पूछते आसिफ कि क्या बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो मेरे लिए कहना मुश्किल हो जाता कि बीजेपी बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है, क्योंकि काफी नेक टू नेक फाइट थी। कांग्रेस भी काफी कॉन्फिडेंट थी कि वो अपने संगठन को इस बार पूरी तरीके से मजबूत करना चाहती, क्योंकि पिछली बार उनसे ये गलती हो चुकी है। ठीक है, मैं इस पर आगे और भी सवाल है अमृतांशी आपसे पूछूंगा। पूर्णेंदु हमारे साथ बने हुए एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी, बहुत जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं और हम बात कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस हारी तो क्यों हारी, कैसे हारी, और जब वोट परसेंट करीब करीब उतना है तो फिर क्या वो वजह रही जिनकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा दोनों स्टेट्स में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मेरे साथ मेरे सहयोगी पूर्णेंदु हैं, इसके साथ साथ भोपाल से अमृतांशी और रायपुर से जुल्फिकार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पूर्णेंदु, हमने ब्रेक से पहले छत्तीसगढ़ की बात की थी, अब जरा मध्य प्रदेश की बात करेंगे। हमारे दर्शकों को समझाइए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने क्या खोया। हालांकि खोया कुछ नहीं, लेकिन सरकार ही चली गई, सरकार चली गई आसिफ, और उनको उम्मीद थी कि जो 2020 में जिस तरह से उनकी सरकार गई तो शायद कुछ सहानुभूति होगी इस बार की और वो फिर से सत्ता में आएंगे, और उनको इंतजार भी था, बहुत यकीन था। लेकिन यकीन शायद इस बात से भी था क्योंकि उनके वोट परसेंट उन्होंने कंसोलिडेट रखे। पिछली बार उनको लगभग 41% वोट आए थे, राउंड फिगर में मैं बात कर रहा हूँ, और इस बार भी वोट परसेंट उनका उतना ही रहा। लेकिन 2-3 फैक्टर्स ने जिस तरह से रोल प्ले किया, मैं यहाँ स्मॉलर पार्टीज के साथ एक दूसरा जो लाडली बहना फैक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहली बात तो जो अन्य पार्टियों की भूमिका यहाँ भी छत्तीसगढ़ की तरह बहुत सीमित हो गई। एमपी में एक समय 2008 में 30% वोट भी अन्य पार्टियों को मिले थे, कांग्रेस बीजेपी के अलावा, जो 2013 में घट के 19% हो गए। 2018 में भी घटा 18% हुआ, लेकिन इस बार घट के महज 10% में सिमट गया। तो 90% वोट तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ने आपस में बांट लिए। बीजेपी को मिले लगभग 49% और कांग्रेस को लगभग 41% वोट। अब एक जब बाइपोलर स्टेट में जहां 8% का अंतर है दो पार्टियों के बीच में, तो बहुत बड़ा अंतर होता है। जब पिछली बार सोचिए बीजेपी को कांग्रेस से 0.1% वोट ज्यादा मिले थे, सीटें कांग्रेस को उनसे 5 ज्यादा आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 8% वोट ज्यादा थे। और बीजेपी नेचुरली थोड़ा सा मध्य प्रदेश के तमाम पॉकेट्स में बहुत स्ट्रांग पार्टी है, उन सीटों पर बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल था कांग्रेस के लिए। उसके लिए कांग्रेस को एक बड़ा इजाफा चाहिए था अपने पुराने वोट शेयर में, जो कांग्रेस कर नहीं सकी, वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि 75 ऐसी सीटें हैं जो 3 चुनावों से कांग्रेस लगातार हार रही थी। हमने एक सेफ सीट का भी एनालिसिस किया था आसिफ आपके साथ, आपने शायद उस पर शो भी किया था। तो वो सेफ सीट का हमारा जो फॉर्मूला था कि पिछले 6 चुनाव 93 से लेकर के जो 6 चुनाव हुए हैं, अगर कोई पार्टी किसी सीट पर 4 या उससे ज्यादा बार जीत दर्ज करती है तो उसकी एक तरह से सेफ सीट मानी जाएगी, उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी 99 सीटें बीजेपी के पास हैं, मतलब 230 में 99 बहुत बड़ा आंकड़ा है। 116 पे तो वहां बहुमत आ जाता है, और कांग्रेस के पास सिर्फ एक ऐसी 63 सीटें हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि बीजेपी का जो मध्य प्रदेश में उनका जो कैनवास है वो थोड़ा कांग्रेस से बड़ा है। तो कांग्रेस को अपना जो एक वोट शेयर में इजाफा करना था, उनको उम्मीद थी कि भाई लोगों में एक है कि शिवराज सिंह बहुत दिन से सीएम है, वो एक एंटी इनकम्बेंसी जो नेचुरल है वो काम करेगा। लेकिन चुनावों से कुछ महीने पहले जो लाडली बहना फैक्टर ने काम किया, और फिर बीजेपी ने किस तरह से इसको एक ऐसा रूप दिया कि लोगों को के लिए सिर्फ ये बीजेपी बनाम कांग्रेस का चुनाव हो गया, और उसमें कहीं ना कहीं वो वोट दूसरी पार्टियों से अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे। अगर हम इसको थोड़ा सा अंदर डीप डाइव करने की कोशिश करें आंकड़ों के जरिए, तो मध्य प्रदेश में बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की पहले, तो उसको इस बार 3.4% वोट मिले हैं, पिछली बार से 1.6% कम। अब ये 1.6% कितना होता है, जब आप इतना समझ सकते हैं कि 0.1% का मात्र अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में।
तो अब ये तो 1.6%, ये पूरे के पूरे किधर गए? ये बीजेपी के खाते में चले गए। निर्दलीय की भी बड़ी भूमिका होती है, निर्दलीय प्रत्याशियों की, उनको इस बार 3.3% वोट मिले हैं, 2.5% पिछली बार से कम। वो सारे के सारे शिफ्ट कहाँ हुए? बीजेपी में। समाजवादी पार्टी को भी लगभग 1% का नुकसान हुआ है इस बार, उनको सिर्फ 0.5% हुआ। बड़ी लड़ाई हुई, आपने सोचा देखा, बयानबाजियां हुई, फिर बाद में किरकिरी हुई, तरह तरह की सफाइयां भी आई, लेकिन उसके भी वोट कम हुए और उसका भी फायदा उनको सीधा मिला है भारतीय जनता पार्टी को। इसको सीटों के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें तो पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो जीतने वाले, जो चाहे वो निर्दलीय हों या छोटी पार्टियां, उनकी संख्या 7 थी। इस बार सिर्फ एक जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, जिसके जो जीते हुए प्रत्याशी सीट से, उनकी बड़ी चर्चा हो रही है कि वो बहुत ही मतलब बहुत अप्रत्याशित था जीतना, बहुत ही गरीब मतलब पारिवारिक स्थिति से आते हैं, झोपड़ी में शायद वो रहते हैं, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा। तो ये दिखाता है कि ये बहुत ही बाइपोलर इलेक्शन हुआ, और जब भी चुनाव बहुत बाइपोलर होगा, कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखता है। मैं इस पर एक आता हूं आपके पास पूर्णेंदु। अमृतांशी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, जब निगम के चुनाव हुए थे, 16 निगमों पर चुनाव हुए थे, तो एक सिंगरौली निगम की बड़ी चर्चा हुई थी, और क्यों हुई थी? क्योंकि रानी अग्रवाल वहां से जीती थी आम आदमी पार्टी की टिकट पे, उनके सिंबल पे। कुछ लोग कहते हैं, सियासी पंडित कहते हैं कि ये रानी अग्रवाल का अपना वोट था, ये उनकी अपनी पहचान थी जिसकी वजह से वो जीते। तो कुछ कहते हैं कि नहीं, इस बहाने सही आम आदमी पार्टी अब एंटर कर रही है। और हमने देखा कि केजरीवाल के या भगवंत मान की जो रैलियां हुई, दौरे हुए, वो सतना, सीधी, सिंगरौली, इसी के आसपास ज्यादा तक वो रहा था। लेकिन इन चुनावों में जनता ने कम से कम ये बता दिया है कि वो या तो बीजेपी को पसंद करती है एमपी की जनता, या कांग्रेस को करती है, किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसे में आप सोचना सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी को बहुत पड़ेगा कि एमपी में एंट्री लें कैसे। और AIMIM भी उसमें शामिल है, बुरहानपुर के आसपास बहुत कोशिश कर रहे थे ओवैसी पार्टी भी। बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से जो दूसरी पार्टियां हैं वो मध्य प्रदेश में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है मेहनत ना की हो। उनकी पार्टी के जो सबसे दिग्गज नेता हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में पूरी जान लगाई है। कुछ कुछ क्षेत्र उन्होंने चिन्हित कर लिए थे, और वहां पर आकर जो है वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि कैसे ना कैसे करके 1 से 2 सीटें तो वो कम से कम मध्य प्रदेश में निकाल लें। सपा ने जो है वो उत्तर प्रदेश से सटी हुई सीटों में अखिलेश यादव आए, भगवंत मान आए, केजरीवाल आए, ओवैसी ने भी जो है मध्य प्रदेश में काफी पहले दौरे शुरू किए थे। मायावती ने भी देखिए खास तौर से जो है पूरी कोशिश की, और जो फैक्टर बीजेपी ने अपनाया था खासतौर से जल्दी प्रत्याशी घोषित करने का, वो आम आदमी पार्टी, बसपा और सपा ने भी उनके साथ साथ फॉलो किया। लेकिन शायद जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के जो वादे हैं उनके आगे टिक ना पाए। बीजेपी का MY फैक्टर, माई फैक्टर, जिसका जिक्र जो है कई लोग कर चुके हैं और मैं भी करूंगी, MY फैक्टर यानी कि महिला और युवा फैक्टर। महिलाओं का वोट बीजेपी को लाडली बहना योजना से मिल गया, और खासतौर से मैंने आसिफ बहुत ज्यादा देखा है, युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। मैंने मध्य प्रदेश में खासतौर से युवाओं से बातचीत के दौरान इस चीज को नोटिस किया है, और MY फैक्टर से जो है खासतौर से बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। दूसरी ओर जो कांग्रेस को वोट मिले, कांग्रेस ने OPS का मुद्दा मध्य प्रदेश में बहुत ही बेहतर तरीके से भुनाया। ओल्ड पेंशन स्कीम, और जब कर्मचारियों के वोट और पोस्टल बैलेट खुलने शुरू हुए थे तो हमने देखा भी था आसिफ, शुरुआती रुझानों में कांग्रेस थोड़ा सा आगे चल रही थी बीजेपी, लेकिन जैसे जैसे EVM खुलते गए तो थोड़ी उनकी किस्मत जो है वो पलटती गई। लेकिन जो है कर्मचारियों के वोट जो है वो कांग्रेस को काफी ज्यादा मिले हैं, भले ही OPS के नाम पर मिले हो। 2018 में भी कांग्रेस के पास जो एक फैक्टर था किसान कर्ज माफी का, वो इस दोबारा से कृषक न्याय योजना, आपको याद होगा जब कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो काफी ज्यादा बीजेपी ने उसको काउंटर करने की कोशिश की, और कांग्रेस ने भरपूर मुद्दे इस बार अपने मैनिफेस्टो में दिए थे, लेकिन वो मैनिफेस्टो शायद जनता के बीच में काम ना कर पाया। बीजेपी को भले देखिए आसिफ, मैं जरूर बोलूंगी, उम्मीद थी कि 145 के पार सीटें आएंगी, लेकिन इतनी ज्यादा बहुमत जो है वो बीजेपी को मिली है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता आ रहे हैं, हम सभी दिग्गजों के नाम जानेंगे, जीतू पटवारी हो गए, चाहे हम
बात करें लक्ष्मण सिंह हो गए, इसके अलावा विजयलक्ष्मी साधो, अच्छा, कई कांग्रेस बड़े ठीक, नाम ठीक, जो हैं वो हार गए। शायद जो है जनता से जुड़ाव नहीं हो पाया, यही एक मुख्य कारण रहा। जी आसिफ। मैं अमृतांशी लौट रहा हूँ आपके पास, जरा छोटी पार्टियों के बारे में जुल्फिकार से भी राय ले लेते हैं। जुल्फिकार, एक तो छत्तीसगढ़ की अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के बारे में जिक्र कर लिया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बहुत सी पार्टी बाहर से आने की कोशिश कर रही थी। कोमल हुपेंडी बड़े एक्टिव थे जब भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हुआ था, उस वक्त वो भी किस्मत आजमा रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा बसपा ने पिछली बार चुनाव लड़ा था साथ में मिलकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के। बसपा को लग रहा था कि शायद मध्य प्रदेश में अगर दाल नहीं गल रही है तो बगल में छत्तीसगढ़ में दाल गलेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने भी ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश की जनता की तरह रिएक्ट किया। वो या तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं या कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, उन्हें तीसरा व्यक्ति कोई चाहिए ही नहीं। बिल्कुल आसिफ, छत्तीसगढ़ में इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि जो कंपैरिजन हो रहा है तो बीते चुनाव को लेकर हो रहा है। 2018 की तुलना में अगर बात करें तो 2018 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को अच्छा खासा वोट पड़ा था और उसके साथ ही बसपा को पड़ा था। तो बसपा का जो प्रतिशत था वो इस बार 2.2% के आसपास पहुंच गया है, और बसपा की जो सीट मानी जाती थी कि 10 से 12 सीटों पे बसपा का प्रभाव है, और 2 सीटें बसपा छत्तीसगढ़ में 2 से कभी 1 सीट जीतती रही है। और उसकी वजह ये है कि उसका जनाधार जो है, जो जांजगीर जिला है उस क्षेत्र में रहा है, क्योंकि जांजगीर जो लोकसभा सीट है यहाँ से शायद ही बहुत कम लोगों को अभी पता होगा कि काशीराम जो बसपा के संस्थापक थे उन्होंने अपने करियर का पहला चुनाव इस क्षेत्र से लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। लेकिन उसके बाद से बसपा का ये गढ़ है और बसपा का कैडर भी यहाँ पे है और बसपा को वोट मिलता रहा है। लेकिन इस बार के अगर चुनाव देखें तो जिस तरीके से सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, नैरेटिव सेट होता है, उस नैरेटिव के आधार पे छत्तीसगढ़ का सीधा सीधा जो कॉन्टेस्ट हो गया वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो गया कि सत्ता इसकी रहेगी, या उसके बीच के लोगों को भरोसा जो है किसी ने किया नहीं, और वोट परसेंट सीधे तौर से गिरा ऐसा कि वो पूरा वोट जो है ना शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी में, और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली, जो कि भारतीय जनता पार्टी ना तो 2003 में हासिल कर पाई, ना 2008 में, ना 2013 में, और 2018 में तो हार गए थे। ये वो चीजें। और जब एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर टीएस सिंहदेव जुड़े थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमको भी ये भरोसा नहीं था कि हमारा वोट शेयर गिरेगा या उतना ही रहेगा और उसके बाद सीटों पे इतना बड़ा अंतर आ जाएगा। वो भी हैरान थे, यानी कांग्रेस परेशान थी। लेकिन खैर जो है तो सच्चाई तो है और आंकड़े हैं और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। बहुत धन्यवाद है आपका पूर्णेंदु, अमृतांशी, जुल्फिकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।